नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर की दुनिया में। यहां हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। आज की हमारी कहानी है कब्रिस्तान का मुंजा खौफनाक हबशी जिन। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहन लाल है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी का वो काला अध्याय सुनाने जा रहा हूं जिसने मेरी रूह को झकझोर दिया। मैं बदायूं का रहने वाला हूं, एक छोटी सी नौकरी करता हूं और मेरी पत्नी शालिनी के साथ मेरी जिंदगी खुशहाल थी। लेकिन एक रात जब मैं उस कब्रिस्तान में भटक गया, मेरी दुनिया बदल गई। वो जगह जहां आग की लपटों से एक जिन्न का जन्म हुआ था, जिसकी लाल आंखें आज भी मुझे सपनों में घूरती हैं। मेरी इस कहानी को सुनकर शायद आपकी रातों की नींद उड़ जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे पूरा सुने, क्योंकि ये सच है और सच हमेशा डरावना होता है। वो हमारी शादी की पहली सालगिरह थी। मैं और शालिनी आगरा में ताजमहल देखकर लौट रहे थे। हमारी बस रात के करीब 11 बजे बदायूं के पास एक सुनसान सड़क पर रुक गई। चारों तरफ घना अंधेरा था और सड़क के किनारे सिर्फ जंगली झाड़ियां और टूटी फूटी चट्टानें दिख रही थीं। ड्राइवर ने चिल्लाकर कहा, सब लोग उतर जाओ, बस में कुछ खराबी है, इसे ठीक होने में समय लगेगा। मैंने शालिनी की तरफ देखा। उसका चेहरा थकान से भरा था, लेकिन वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो बाहर चलकर थोड़ा टहलते हैं। हम बस से उतरे और ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को छुआ, लेकिन उस हवा में कुछ अजीब था, एक हल्की सी जलने की गंध, जैसे कोई पुराना लकड़ा सुलग रहा हो। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। बस के यात्री इधर उधर बिखरे हुए थे। कोई सिगरेट पी रहा था, कोई अपने बच्चों को संभाल रहा था और कुछ लोग बस के पास खड़े होकर ड्राइवर से बहस कर रहे थे। मैंने शालिनी से कहा, ये लोग तो सुबह तक झगड़ते रहेंगे, चलो उस तरफ चलते हैं, वहां शायद कुछ शांति मिले। सड़क के दूसरी तरफ एक खाली सा मैदान दिख रहा था। अंधेरे में कुछ पत्थर बिखरे हुए थे जो मुझे बेंच जैसे लगे। मैंने शालिनी का हाथ थामा और उस मैदान की तरफ बढ़ गया। जैसे ही हमने उस मैदान में कदम रखा, हवा और ठंडी हो गई। मेरे कानों में एक हल्की सी सनसनाहट सुनाई दी, जैसे कोई दूर से फुसफुसा रहा हो। मैंने शालिनी की तरफ देखा, लेकिन वो अपने दुपट्टे को ठीक करने में व्यस्त थी। मोहन, ये जगह कुछ अजीब सी है, उसने धीरे से कहा। मैंने हंसकर टाल दिया, अरे बस थोड़ी देर की बात है, बस ठीक हो जाएगी, फिर चल पड़ेंगे। हम एक बड़े से पत्थर पर बैठ गए जो ठंडा और खुरदुरा था। उस पर कुछ अजीब से निशान उकेरे हुए थे, लेकिन अंधेरे में मैं उन्हें ठीक से देख नहीं पाया। जैसे ही हम बैठे, मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा की सनसनाहट थी जो अब और तेज हो रही थी। शालिनी ने मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया और बोली, मोहन, मुझे डर लग रहा है, ये जगह सही नहीं लगती। मैंने उसे तसल्ली दी, अरे कुछ नहीं है, बस रात का सन्नाटा है। लेकिन तभी मेरे कंधे पर एक जोरदार झटका लगा, जैसे किसी ने मुझे पीछे से थप्पड़ मारा हो। मैं उछलकर गिर पड़ा और मेरी कोहनी जमीन से टकराई। शालिनी चीख पड़ी, मोहन ये क्या था? मैंने हड़बड़ाते हुए कहा, पता नहीं, शायद मैं फिसल गया। लेकिन मेरे दिल में डर बैठ गया था। मैंने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी हवा में एक कर्कश हंसी गूंजी, जैसे कोई जलता हुआ कोयला चटक रहा हो। वो हंसी इतनी भयानक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। शालिनी ने मेरे बाजू को और जोर से पकड़ लिया और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। मोहन, चलो यहां से, उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उठ खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही हमने कुछ कदम बढ़ाए, मेरे पैरों के नीचे कुछ छटका। मैंने नीचे देखा और मेरी सांस अटक गई। वो कोई साधारण पत्थर नहीं थे, वो कब्रें थीं, पुरानी टूटी फूटी कब्रें, जिन पर धूल और काई जमी थी। कुछ पर अजीब
से निशान थे, जैसे आग से जले हुए। मैंने शालिनी की तरफ देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। मोहन, ये कब्रिस्तान है, वो चीखी। मैंने उसे खींचकर बस की तरफ भागना शुरू किया, लेकिन हवा अब तूफान की तरह चल रही थी। जलने की गंध और तेज हो गई थी और मुझे लगा कि कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा है। मेरे कानों में वही कर्कश हंसी बार बार गूंज रही थी और अब उसमें एक आवाज मिल रही थी, जैसे कोई कह रहा हो, तुम मेरे घर में आए हो, अब तुम मेरे हो। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन शालिनी की आंखों में डर के साथ कुछ और था। उसकी आंखें एक पल के लिए लाल चमकीं, जैसे उनमें आग जल रही हो। हम किसी तरह बस तक पहुंचे। ड्राइवर ने हमें देखा और चौंक गया। मेरे माथे पर पसीना था और शालिनी का चेहरा अभी भी सफेद था। क्या हुआ भाई? उसने पूछा। मैंने हांफते हुए कहा, वो मैदान, वो कब्रिस्तान था। ड्राइवर का चेहरा बदल गया। उसने धीरे से कहा, वो बदायूं का पुराना कब्रिस्तान है। लोग कहते हैं कि वहां एक जिन्न रहता है जो आग से पैदा हुआ था। जो भी वहां जाता है वो उसका पीछा करता है, खासकर प्रेमी जोड़ों का। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बस फिर से चल पड़ी, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। शालिनी मेरे बगल में चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें खिड़की के बाहर टिकी थीं। मुझे लगा कि वो कुछ देख रही थी, लेकिन जब मैंने खिड़की की तरफ देखा तो वहां सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे में 2 लाल बिंदु चमक रहे थे जो धीरे धीरे बस के साथ साथ चल रहे थे। उस कब्रिस्तान की रात के बाद जब हम बदायूं अपने घर पहुंचे, मेरे दिल में एक अनजाना डर घर कर गया था। शालिनी चुप थी। उसकी आंखें खिड़की के बाहर टिकी थीं, जैसे वो कोई ऐसी चीज देख रही थी जो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने धीरे से मेरा हाथ झटक दिया। उसका चेहरा ठंडा था और उसकी आंखों में वो चमक गायब थी जो हमेशा मुझे उससे प्यार करने की वजह देती थी। मैंने सोचा कि शायद कब्रिस्तान की घटना ने उसे डरा दिया है, लेकिन ड्राइवर की बातें मेरे दिमाग में चक्कर काट रही थीं। वो आग का जिन्न जो प्रेमी जोड़ों से नफरत करता है और उनका पीछा करता है। पहली रात हम घर पहुंचे तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। मम्मी, पापा और मेरी बहन राधा ने हमारा स्वागत किया। शालिनी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ कमी थी, जैसे वो जबरदस्ती हंस रही हो। मैंने सोचा कि शायद थकान है। उस रात हम अपने कमरे में सोने गए। मैंने शालिनी को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे धीरे से दूर कर दिया और कहा, मोहन, मुझे नींद आ रही है। उसकी आवाज में कुछ अजीब सा ठंडापन था। मैं चुपचाप लेट गया, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। कब्रिस्तान की वो कर्कश हंसी और वो लाल बिंदु जो बस के साथ साथ चल रहे थे, मेरे दिमाग में बार बार उभर रहे थे। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया। शालिनी अभी सो रही थी, लेकिन उसकी सांसें अजीब थीं, जैसे कोई भारी चीज उसके सीने पर रखी हो। मैंने उसे जगाने की कोशिश नहीं की और रसोई में चाय बनाने चला गया। मम्मी वहां थी और उन्होंने मुझे देखकर पूछा, मोहन, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आगरा में सब ठीक तो रहा? मैंने हंसकर बात टाल दी। हाँ मम्मी, बस थकान है। लेकिन सच तो यह था कि मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा होकर मुझे घूर रहा हो। दोपहर तक सब सामान्य सा लग रहा था। शालिनी उठी, उसने नहाया और मम्मी के साथ रसोई में खाना बनाने में मदद करने लगी, लेकिन उसकी हरकतें कुछ अजीब थीं। वो बार बार रसोई की खिड़की की तरफ देखती, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। मैंने उससे पूछा, शालिनी, क्या हुआ? तुम बार बार खिड़की क्यों देख रही हो? उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा और एक पल के लिए उसकी आंखें लाल चमकीं, जैसे उनमें आग की लपटें जल रही हों। मैं ठिठक गया। उसने तुरंत नजरें फेर लीं और धीरे से कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन उसकी आवाज में वो गर्मजोशी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। शाम को मैंने सोचा कि शायद बाहर घूमने से उसका मूड ठीक हो जाएगा। मैंने शालिनी से कहा, चलो बाजार चलते हैं, थोड़ा टहल लेंगे। वो चुपचाप तैयार हो गई, लेकिन उसने अपनी नीली साड़ी पहनी जो वो बहुत कम पहनती थी।
उसने आंखों में हल्का सा काजल लगाया, लेकिन उसकी आंखें पहले से ही अजीब सी चमक रही थीं। बाजार में हम एक चाय की दुकान पर रुके। मैंने 2 चाय मंगवाई। जब चाय का कप शालिनी ने लिया तो उसका हाथ कांप रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन वो इतना ठंडा था कि मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। शालिनी, तुम्हें बुखार तो नहीं? मैंने चिंता से पूछा। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में फिर वही लाल चमक थी। वो धीरे से बोली, मोहन, वो मुझे बुला रहा है। मेरे कान खड़े हो गए। कौन बुला रहा है? मैंने हड़बड़ाते हुए पूछा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वो बस दुकान की खिड़की के बाहर देखती रही। मैंने भी बाहर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था, और उस अंधेरे में एक पल के लिए मुझे 2 लाल बिंदु दिखे, जैसे कोई हमें घूर रहा हो। मैंने जल्दी से चाय खत्म की और शालिनी को लेकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वो चुप थी, लेकिन उसकी सांसें तेज थीं, जैसे वो किसी डर से जूझ रही हो। घर पहुंचते ही वो सीधे अपने कमरे में चली गई। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, शालिनी को कुछ हुआ है। वो अजीब अजीब बातें कर रही है। मम्मी ने चिंता से कहा, शायद थकान है बेटा, उसे आराम करने दे। लेकिन मेरे मन में वो ड्राइवर की बात गूंज रही थी, वो आग का जिन्न जो प्रेमी जोड़ों का पीछा करता है। रात को मैंने शालिनी को बेड पर लेटने को कहा। वो चुपचाप लेट गई, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वो छत को घूर रही हो। मैंने लाइट बंद की और बगल में लेट गया, लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे लगा कि कमरे में हवा बदल गई है। एक अजीब सी जलने की गंध थी, वही गंध जो कब्रिस्तान में थी। मैंने आंखें खोलीं और मेरी सांस अटक गई। बेड हल्का हल्का हिल रहा था, जैसे कोई उसे नीचे से धक्का दे रहा हो। मैंने शालिनी की तरफ देखा, लेकिन वो बेड पर नहीं थी। मैंने घबराते हुए इधर उधर देखा। वो कमरे के कोने में खड़ी थी और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, लाल जैसे जलते हुए अंगारे। मैंने कांपती आवाज में कहा, शालिनी, तुम वहां क्या कर रही हो? वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी और उसका चेहरा, वो शालिनी नहीं थी। उसकी मुस्कान अजीब थी, जैसे किसी ने उसके होंठों को जबरदस्ती खींच लिया हो। वो बोली, मोहन, तू मेरे घर में आया था, अब तू मेरा है। उसकी आवाज कर्कश थी, जैसे कोई पुरानी मशीन में रेत घिस रही हो। मेरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन स्विच काम नहीं कर रहा था। अंधेरे में मैंने देखा कि शालिनी मेरी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसका चलना सामान्य नहीं था। वो रेंग रही थी, जैसे कोई जानवर। उसके हाथ और घुटने जमीन पर टिके थे, उसके बाल चेहरे पर बिखरे थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। मैं बेड से कूद पड़ा और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। मैंने जोर जोर से खटखटाया, मम्मी, पापा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पीछे मुड़कर देखा तो शालिनी मेरे ठीक सामने थी। उसका चेहरा अब इतना करीब था कि मैं उसकी सांसों की गर्मी महसूस कर सकता था, लेकिन वो सांसें नहीं थीं, वो गर्मी आग की तरह थी, जैसे कोई भट्टी मेरे चेहरे पर जल रही हो। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और वो हाथ इतना ठंडा था कि मेरी हड्डियां जम गईं। वो हंसी, और वो हंसी वही थी जो मैंने कब्रिस्तान में सुनी थी, जलते हुए कोयले की चटकन। तू भाग नहीं सकता मोहन, उसने कहा, और उसकी आवाज में इतना गुस्सा था कि मेरा दिल धड़कना भूल गया। तभी अचानक बिजली आई और लाइट जल गई। शालिनी वहीं खड़ी थी, लेकिन अब वो सामान्य लग रही थी। उसकी आंखें फिर से सामान्य थीं और वो आश्चर्य से मुझे देख रही थी। मोहन, तुम दरवाजे के पास क्या कर रहे हो? उसने पूछा, जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। मैं हाँफ रहा था और मेरे माथे पर पसीना था। मैंने उससे कहा, शालिनी, तुम अभी कोने में खड़ी थीं और तुमने मुझसे ऐसी बातें की। वो हैरान हो गई और बोली, मैं तो बेड पर थी मोहन, तुम्हें कोई बुरा सपना आया होगा। लेकिन मैं जानता था कि ये कोई सपना नहीं था। कमरे में अभी भी वो जलने की गंध थी और मेरे कंधे पर वही दर्द था जहां कब्रिस्तान में मुझे झटका लगा था। मैंने शालिनी को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर इतना ठंडा था कि मुझे लगा जैसे मैं किसी बर्फ की सिल्ली को छू रहा हूं। उस रात मैं सो नहीं पाया। मेरे मन में एक ही सवाल था, क्या वो आग का जिन्न शालिनी के अंदर समा गया था
और अगर हां, तो अब वो मुझसे क्या चाहता था? मैंने खिड़की की तरफ देखा और मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। खिड़की के बाहर अंधेरे में 2 लाल बिंदु चमक रहे थे और वो धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। तभी कमरे में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी, मोहन, तू मेरा है। मैंने तुरंत खिड़की बंद कर दी, लेकिन वो आवाज मेरे कानों में गूंजती रही। उस रात के बाद जब शालिनी ने कोने में खड़े होकर वो कर्कश आवाज में मुझसे बात की थी, मेरे मन में डर ने स्थायी जगह बना ली थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद ये सब मेरा वहम है, लेकिन वो जलने की गंध, वो लाल चमकती आंखें और वो फुसफुसाहट सब कुछ इतना वास्तविक था कि मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। शालिनी अगले दिन सामान्य लग रही थी, लेकिन उसकी हरकतें अब पहले जैसी नहीं थीं। वो बार बार खिड़कियों की तरफ देखती और उसकी मुस्कान में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो कोई और हो। दूसरे दिन सुबह मैं काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। शालिनी रसोई में थी और मम्मी उसके साथ चाय बना रही थीं। मैंने शालिनी से पूछा, आज तुम ठीक हो ना? उसने मेरी तरफ देखा और एक पल के लिए उसकी आंखों में फिर वही लाल चमक दिखी, लेकिन वो तुरंत मुस्कुराई और बोली, हां मोहन, मैं ठीक हूं, तुम चिंता मत करो। उसकी आवाज में कुछ था जो मुझे बेचैन कर गया। मैंने मम्मी को देखा, जो चाय के कप को कसकर पकड़े हुए थीं। उनकी आंखों में भी चिंता थी, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। मैं ऑफिस चला गया, लेकिन मेरा दिमाग घर पर ही अटका रहा। दिन भर मुझे लगता रहा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। ऑफिस की कुर्सी पर बैठे बैठे मेरे कंधे पर वही दर्द उभर आया जो कब्रिस्तान में झटके के बाद हुआ था। मैंने अपने सहकर्मी रमेश से पूछा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि कोई तुम्हें घूर रहा है? उसने हंसकर कहा, मोहन, तुम ज्यादा सोचते हो, थोड़ा आराम करो। लेकिन जब मैंने ऑफिस की खिड़की से बाहर देखा तो मेरी सांस अटक गई। दूर सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे 2 लाल बिंदु चमक रहे थे, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने आंखें मलकर फिर देखा, लेकिन वो गायब हो चुके थे। शाम को जब मैं घर लौटा तो घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। मम्मी और राधा आंगन में बैठे थे और उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ मम्मी, सब ठीक है ना? मम्मी ने धीरे से कहा, मोहन, शालिनी दिन भर रसोई में थी, वो कुछ अजीब अजीब बातें कर रही थी। मैंने पूछा, कैसी बातें? राधा ने कांपती आवाज में कहा, भैया, वो बार बार कह रही थी, वो आ रहा है, वो आ रहा है। और उसने रसोई की गैस को बिना किसी कारण के बार बार जलाया और बुझाया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने कहा, शालिनी कहाँ है? मम्मी ने इशारा किया कि वो हमारे कमरे में है। मैं तेजी से कमरे की ओर गया। दरवाजा खुला था और अंदर अंधेरा था। मैंने लाइट का स्विच दबाया, लेकिन लाइट नहीं जली। कमरे में वही जलने की गंध थी जो कब्रिस्तान में थी। शालिनी, मैंने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। मैंने अपने फोन की टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी में जो मैंने देखा उसने मेरे खून को जमा दिया। शालिनी बेड पर नहीं थी, वो छत पर उल्टी लटकी थी, जैसे कोई मकड़ी दीवार पर रेंग रही हो। उसके बाल नीचे लटक रहे थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी और उसका चेहरा, वो शालिनी नहीं थी। उसकी मुस्कान इतनी भयानक थी कि मेरे गले से चीख निकल गई। मोहन, उसने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज कर्कश थी, जैसे कोई जलता हुआ लकड़ा चटक रहा हो। तूने मुझे जगाया था, अब मैं तेरे साथ हूं। मैं पीछे हटा, लेकिन मेरे पैर लड़खड़ा गए। मैंने चिल्लाया, शालिनी, ये तुम नहीं हो, छोड़ दो उसे। लेकिन वो हंसी और उसकी हंसी कमरे में गूंजने लगी। तभी उसने अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ाए और मुझे लगा जैसे मेरे सीने पर कोई भारी चीज दब रही हो। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मेरे कानों में वही आवाज गूंज रही थी, तू मेरा है मोहन, तू मेरा है। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, वो अपने आप बंद हो गया। मैंने जोर जोर से खटखटाया, मम्मी, राधा, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने पीछे मुड़कर देखा और शालिनी अब बेड पर बैठी थी, लेकिन उसका सिर 180 डिग्री घूमकर मेरी तरफ था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था।
जो कमरे में फैलने लगा। वो धीरे से बोली, वो मुझ में है मोहन, और अब वो तुझ में भी आएगा। उसकी आवाज सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तभी अचानक बिजली आई और लाइट जल गई। शालिनी बेड पर सामान्य तरीके से बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसकी आंखें सामान्य थीं और वो मुझे आश्चर्य से देख रही थी। मोहन, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? उसने पूछा। मैं हाँफ रहा था और मेरे माथे पर पसीना था। मैंने कहा, शालिनी, तुम छत पर लटकी थीं। तुमने मुझसे ऐसी बातें की। वो हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में वही कर्कश चटकन थी जो मैंने पहले सुनी थी। मोहन, तुम्हें बुरा सपना आया होगा। मैं तो यहीं थी। मैंने उसकी बात पर यकीन करने की कोशिश की, लेकिन मेरे कंधे पर वही दर्द था और कमरे में वो जलने की गंध अभी भी थी। मैंने खिड़की की तरफ देखा और मेरे खून जमा देने वाला दृश्य सामने था। खिड़की के बाहर अंधेरे में 2 लाल बिंदु चमक रहे थे और वो धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। तभी कमरे में एक ठंडी हवा चली और मेरे कानों में फिर वही फुसफुसाहट गूंजी, मोहन, मैं अब तेरे घर में हूं। मैंने तुरंत खिड़की बंद कर दी, लेकिन वो आवाज मेरे दिमाग में गूंजती रही। उस रात मैं सो नहीं पाया। मैंने शालिनी को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर इतना ठंडा था कि मुझे लगा जैसे मैं किसी मुर्दे को छू रहा हूं। मेरे मन में एक ही सवाल था, क्या वो आग का जिन्न अब मेरे घर में था? और अगर हां, तो क्या वो सिर्फ शालिनी को निशाना बना रहा था या अब मेरी बारी थी? उस रात के बाद जब मैंने शालिनी को छत पर उल्टी लटके देखा था, मेरा मन डर से भर गया था। वो कर्कश आवाज, वो लाल चमकती आंखें और वो जलने की गंध, सब कुछ मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद ये सब मेरा वहम है, लेकिन मेरे कंधे पर वो दर्द और खिड़की के बाहर चमकते लाल बिंदु मुझे सच का एहसास करा रहे थे। शालिनी दिन में सामान्य दिखती थी, लेकिन उसकी हरकतें अब इंसानी नहीं लगती थीं। वो बार बार खिड़कियों की तरफ देखती और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी और की नजरों से मुझे देख रही हो। अगले दिन मैंने मम्मी और राधा को शालिनी की हरकतों के बारे में बताया। मम्मी ने चिंता से कहा, मोहन, हमें किसी तांत्रिक को बुलाना चाहिए, ये सब ठीक नहीं लग रहा। मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मेरे मन में डर था कि क्या कोई तांत्रिक उस आग के जिन्न का सामना कर पाएगा। उस दिन मैं ऑफिस नहीं गया। मैंने सोचा कि शालिनी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। दिन भर वो चुप रही, लेकिन हर बार जब वो मेरी तरफ देखती, मुझे लगता कि कोई और मेरे अंदर तक घूर रहा है। शाम ढलते ही घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मम्मी और राधा मंदिर चले गए थे, क्योंकि मम्मी का मानना था कि हनुमान चालीसा पढ़ने से शायद कुछ राहत मिले। मैं और शालिनी घर में अकेले थे। मैंने टीवी चालू किया ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो, लेकिन टीवी की स्क्रीन पर बार बार सिग्नल गायब हो रहा था। मैंने रिमोट से चैनल बदलने की कोशिश की, लेकिन हर चैनल पर सिर्फ सन्नाटे की आवाज और धुंधली तस्वीरें दिख रही थीं। तभी टीवी की स्क्रीन पर एक पल के लिए 2 लाल बिंदु चमके, जैसे वो आंखें मुझे घूर रही हों। मैंने तुरंत टीवी बंद कर दिया, लेकिन मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने शालिनी को देखा, जो सोफे पर बैठी थी। उसने अपने सिर को नीचे झुकाया हुआ था और उसके बाल चेहरे पर बिखरे थे। शालिनी, तुम ठीक हो? मैंने धीरे से पूछा। उसने जवाब नहीं दिया। मैं उसके पास गया और उसका कंधा छुआ, लेकिन उसका शरीर इतना ठंडा था कि मेरे हाथ कांप गए। तभी उसने अपना सिर धीरे धीरे उठाया और मेरी सांस अटक गई। उसकी आंखें फिर से लाल थीं और उसका चेहरा वो शालिनी नहीं थी। उसकी मुस्कान इतनी भयानक थी कि मेरे गले से चीख निकल गई। मोहन, अब खेल शुरू होगा, उसने कहा, और उसकी आवाज में वही कर्कश चटकन थी जो मैंने कब्रिस्तान में सुनी थी। मैं पीछे हटा, लेकिन तभी कमरे की सारी खिड़कियां अपने आप खुल गईं। ठंडी हवा अंदर आई और उसमें वही जलने की गंध थी। मैंने देखा कि शालिनी अब सोफे पर नहीं थी। वो कमरे के कोने में खड़ी थी, लेकिन उसका शरीर हवा में थोड़ा ऊपर उठा हुआ था, जैसे वो जमीन को नहीं छू रही हो। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। तूने मुझे बुलाया था, मोहन, उसने कहा, और उसकी आवाज कमरे में गूंजने लगी। अब मैं यहीं रहूंगा, तेरे घर में, तेरे साथ।
मैंने चिल्लाया, शालिनी, ये तुम नहीं हो, छोड़ दो उसे। लेकिन वो हंसी, और उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मेरे कान दर्द करने लगे। तभी कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगीं, और हर टिमटिमाहट के साथ शालिनी मेरी तरफ एक कदम बढ़ रही थी। लेकिन उसका चलना सामान्य नहीं था, वो रेंग रही थी जैसे कोई कीड़ा दीवार पर चढ़ता है। उसके हाथ और घुटने जमीन पर टिके थे, और उसका सिर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था। मैंने दीवार की तरफ पीठ टिका दी, लेकिन मेरे पैर कांप रहे थे। तभी मुझे अपने कंधे पर फिर वही झटका लगा जैसे कब्रिस्तान में लगा था। मैं गिर पड़ा, और मेरे सामने शालिनी थी। उसका चेहरा मेरे इतना करीब था कि मैं उसकी सांसों की गर्मी महसूस कर सकता था। लेकिन वो सांसें नहीं थीं, वो आग की गर्मी थी, जैसे कोई भट्टी मेरे चेहरे पर जल रही हो। उसने मेरे गले पर हाथ रखा, और उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि मेरी हड्डियां जम गईं। तू मेरा है मोहन, उसने फुसफुसाया, और उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगा जो मेरे चेहरे पर फैल गया। मेरी आंखें जलने लगीं, और मुझे लगा कि मैं दम घुटने से मर जाऊंगा। मैंने किसी तरह खुद को खींचा और मम्मी के कमरे की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मुझे एहसास हुआ कि घर में कोई और नहीं था। सन्नाटा इतना गहरा था कि मेरी खुद की सांसें मुझे चीख जैसी लग रही थीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा, और शालिनी अब हवा में तैर रही थी। उसका शरीर पूरी तरह से उल्टा था, उसका सिर नीचे और पैर ऊपर। वो हंस रही थी, और उसकी हंसी में वो जलते कोयले की चटकन थी। तू कहां जाएगा मोहन, उसने कहा, और तभी कमरे की सारी खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। मैंने मम्मी के कमरे में रखा हनुमान चालीसा का पाठ लेने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने जैसे तैसे मंत्र पढ़ना शुरू किया, हनुमान की जय, लेकिन मेरी आवाज कमजोर पड़ रही थी। तभी शालिनी के शरीर से एक काली छाया निकली जो हवा में तैरने लगी। उस छाया में 2 लाल आंखें थीं, और वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। तू मुझे नहीं रोक सकता, उसने कहा, और उसकी आवाज इतनी भारी थी कि मेरे सीने पर कोई बोझ रखा हो। मैंने चीखकर मंत्र पढ़ना जारी रखा, और तभी दरवाजा खुला। मम्मी और राधा मंदिर से लौट आई थीं। मम्मी ने मुझे देखा और चिल्लाई, मोहन, ये क्या हो रहा है? मैंने हांफते हुए कहा, मम्मी, शालिनी, वो शालिनी नहीं है। लेकिन जब हमने कमरे की तरफ देखा, शालिनी बेड पर बेहोश पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं, और उसका चेहरा सामान्य लग रहा था। लेकिन मेरे कानों में अभी भी वो कर्कश हंसी गूंज रही थी, और कमरे में वो जलने की गंध थी। मम्मी ने शालिनी के माथे पर पानी छिड़का, और वो धीरे धीरे होश में आई। उसने मुझसे पूछा, मोहन, मैं यहां कैसे आई? लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की सी चटकन थी, जैसे कोई और उससे बोल रहा हो। उस रात मैंने मम्मी और राधा को सारी बात बताई। मम्मी ने कहा, मोहन, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, हमें जल्दी से किसी तांत्रिक को बुलाना होगा। लेकिन मेरे मन में एक ही सवाल था, क्या कोई तांत्रिक उस आग के जिन्न का सामना कर पाएगा जो अब मेरे घर में बस चुका था? उस रात के बाद जब शालिनी का शरीर हवा में तैरता हुआ मैंने देखा, मेरे मन का डर अब पूरी तरह से आतंक में बदल चुका था। वो कर्कश हंसी, वो लाल चमकती आंखें, और वो काला धुआं, सब कुछ मेरे घर में समा चुका था। मैंने मम्मी और राधा को सारी बात बताई थी, और हमने फैसला किया कि जल्दी से किसी तांत्रिक को बुलाना होगा। लेकिन उस रात के बाद शालिनी की हरकतें और अजीब हो गई थीं। वो दिन में चुप रहती, लेकिन उसकी आंखें बार बार खिड़कियों की तरफ मुड़तीं, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराती और कहती, मोहन, सब ठीक है। लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ था जो मुझे डराता था, जैसे वो शालिनी नहीं, कोई और थी। अगले दिन मैंने मम्मी को कहा कि मैं एक तांत्रिक की तलाश में जाऊंगा। मम्मी ने मना किया, मोहन, तुम शालिनी को अकेले मत छोड़ो, मैं और राधा किसी को ढूंढ लाएंगे। मैंने हां में सिर हिलाया, लेकिन मेरे मन में डर था कि क्या हम उस आग के जिन्न का सामना कर पाएंगे। दिन भर मैं घर में ही रहा, और शालिनी रसोई में थी। मैंने उसे देखा, वो चाकू से सब्जियां काट रही थी, लेकिन उसकी हरकतें मशीनी थीं, जैसे कोई कठपुतली को हिला रहा हो। मैंने उससे पूछा, शालिनी, तुम ठीक हो ना? उसने मेरी तरफ देखा, और उसकी आंखें फिर से लाल चमक उठीं। वो बोली, मोहन, वो मुझसे बात करता है। वो कहता है कि तू उसका है। मेरी सांस अटक गई।
मैंने पूछा, कौन कौन बात करता है? लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वो बस चाकू को और तेजी से चलाने लगी और उसकी हंसी में वो कर्कश चटकन थी जो मैंने कब्रिस्तान में सुनी थी। शाम को मम्मी और राधा एक तांत्रिक का नाम लेकर लौटी, बाबा कालिदास, जो बदायूं के बाहर एक सुनसान आश्रम में रहता था। मम्मी ने कहा, वो बहुत ताकतवर है मोहन। लोग कहते हैं कि वो जिन्नों को भी काबू कर लेता है। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरे मन में डर था कि क्या वो उस आग के जिन्न का मुकाबला कर पाएगा। मैंने मम्मी से कहा, ठीक है, हम कल सुबह उसे बुलाएंगे। लेकिन उस रात मुझे नहीं पता था कि जिन्न का पहला हमला होने वाला था। रात के करीब 11 बजे मैं और शालिनी अपने कमरे में थे। मम्मी और राधा अपने कमरे में सो चुके थे। मैंने शालिनी को बेड पर लेटने को कहा, लेकिन वो खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर अंधेरे में देख रही थी। मैंने पूछा, शालिनी, तुम सो क्यों नहीं रही? उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा और उसकी आंखें फिर से लाल थीं। वो बोली, वो आ रहा है मोहन, वो तुझसे मिलने आ रहा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, शालिनी, ये क्या बातें कर रही हो? लेकिन वो चुप रही। तभी कमरे में वही जलने की गंध फैलने लगी और हवा ठंडी हो गई। मैंने लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन स्विच काम नहीं कर रहा था। मैंने अपने फोन की टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी में मैंने देखा कि शालिनी अब खिड़की के पास नहीं थी। वो बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ी थी और उसका चेहरा वो इंसानी नहीं था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी और उसकी हरकतें ऐसी थीं जैसे उसका शरीर कोई और कंट्रोल कर रहा हो। मैंने चिल्लाया, शालिनी, रुक जाओ। लेकिन वो रुकी नहीं। वो मेरे पास आई और उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि मेरी हड्डियां जम गईं। तभी उसने मेरे सीने पर बैठने की कोशिश की। मैंने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत इंसानी नहीं थी। उसने मेरे गले को पकड़ लिया और मुझे लगा कि मेरी सांस रुक जाएगी। मोहन, तू मेरा है, उसने फुसफुसाया और उसकी आवाज में वो कर्कश चटकन थी। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया और वो बेड पर गिर पड़ी। लेकिन वो तुरंत फिर उठी और अब वो हवा में तैर रही थी। उसका सिर 180 डिग्री घूम गया और वो मुझे घूर रही थी। तूने मुझे जगाया था मोहन, उसने कहा, अब मैं तुझे ले जाऊंगा। मैंने चीखकर मम्मी और राधा को बुलाया, लेकिन मेरी आवाज कमरे की दीवारों में गूंजकर वापस आ रही थी। तभी बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से काला धुआं निकलने लगा। उस धुएं में 2 लाल आंखें चमक रही थीं और एक कर्कश हंसी गूंजी। मैंने देखा कि शालिनी का शरीर अब हवा में और ऊपर उठ रहा था और उसके मुंह से काला धुआं निकलकर कमरे में फैल रहा था। मेरी आंखें जलने लगीं और मुझे लगा कि मैं दम घुटने से मर जाऊंगा। मैंने किसी तरह खुद को खींचा और बेड के नीचे रखा हनुमान चालीसा का पाठ उठाया। मैंने कांपती आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया, हनुमान की जय। लेकिन मेरी आवाज कमजोर पड़ रही थी। तभी शालिनी के शरीर से एक काली छाया निकली जो मेरी तरफ बढ़ी। उस छाया में वो लाल आंखें थीं और वो मेरे चेहरे के इतने करीब थी कि मैं उसकी गर्मी महसूस कर सकता था। वो आग की गर्मी थी, जैसे कोई भट्टी मेरे सामने जल रही हो। तू मुझे नहीं रोक सकता, उसने कहा, और उसकी आवाज इतनी भारी थी कि मेरे सीने पर कोई बोझ सा रखा हो। मैंने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ा और तभी मम्मी और राधा कमरे में दौड़कर आईं। मम्मी ने चिल्लाया, मोहन, ये क्या हो रहा है? मैंने हाँफते हुए कहा, मम्मी, ये शालिनी नहीं है, ये वो जिन्न है। मम्मी ने तुरंत अपने गले में बंधा तावीज निकाला और शालिनी की तरफ फेंका। तावीज जैसे ही शालिनी को छुआ, वो चीख पड़ी और उसका शरीर जमीन पर गिर गया। वो बेहोश थी, लेकिन उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था जो हवा में गायब हो गया। कमरे की लाइटें फिर से टिमटिमाने लगीं और वो जलने की गंध धीरे धीरे कम हो गई। मम्मी ने शालिनी के माथे पर पानी छिड़का और वो होश में आई। उसने मुझसे पूछा, मोहन, मैं यहां कैसे? लेकिन उसकी आवाज में अभी भी एक हल्की सी चटकन थी, जैसे वो पूरी तरह से शालिनी नहीं थी। मैंने मम्मी की तरफ देखा और उनकी आंखों में डर था। राधा कांप रही थी और उसने धीरे से कहा, भैया, ये चीज हमारे घर में है। मैंने खिड़की की तरफ देखा और मेरे खून जमा देने वाला दृश्य सामने था।
खिड़की के बाहर अंधेरे में वो दो लाल बिंदु फिर से चमक रहे थे, और अब वो हिल नहीं रहे थे, वो मुझे सीधे घूर रहे थे। उस रात के बाद जब शालिनी ने मुझ पर हमला किया और उसका शरीर हवा में तैरता हुआ मैंने देखा, मेरा परिवार डर के साये में जीने लगा था। वो काला धुआं, वो लाल चमकती आंखें और वो कर्कश हंसी अब मेरे घर का हिस्सा बन चुकी थी। मम्मी और राधा ने तांत्रिक बाबा कालिदास का नाम सुझाया था और हमने तय किया कि अगली सुबह उसे बुलाएंगे। लेकिन उस रात के बाद शालिनी की हालत और बिगड़ गई। वो दिन में चुप रहती, लेकिन उसकी आंखें अब हर समय कुछ न कुछ देख रही थीं, भी खिड़की के बाहर, कभी दीवारों पर, जैसे वो किसी ऐसी चीज से बात कर रही हो जो हमें दिखाई नहीं दे रही थी। सुबह जब मैं उठा तो घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। मम्मी रसोई में थीं, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। राधा अपने कमरे में बंद थी और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी क्या हुआ, सब ठीक तो है? मम्मी ने धीरे से कहा, मोहन, शालिनी रात भर रसोई में थी, वो गैस जलाकर कुछ बड़बड़ा रही थी। मैंने उससे पूछा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। मैंने शालिनी को देखा जो आंगन में खड़ी थी, अपने बालों को बार बार उंगलियों से सहला रही थी। उसकी आंखें नीचे थीं, लेकिन मुझे लगा कि वो मुझे देख रही थी या शायद वो कोई और था। मैंने राधा के कमरे का दरवाजा खटखटाया। राधा, बाहर आओ, हमें बात करनी है। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने जोर से खटखटाया और फिर दरवाजा धीरे धीरे खुला। राधा बेड पर बैठी थी, उसका चेहरा सफेद था और उसकी आंखें डर से भरी थीं। भैया, मैंने रात को कुछ देखा, उसने कांपती आवाज में कहा। शालिनी भाभी, वो मेरे कमरे के बाहर खड़ी थीं। उनकी आंखें लाल थीं और वो हंस रही थीं, लेकिन वो हंसी, वो इंसानी नहीं थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, तूने और क्या देखा? राधा ने धीरे से कहा, उनके पीछे एक काली छाया थी और उसमें दो लाल आंखें थीं। वो मुझे घूर रही थी भैया। मैंने मम्मी को बुलाया और हम तीनों ने तय किया कि हमें तुरंत बाबा कालिदास को बुलाना होगा। लेकिन उस दिन दोपहर को घर में कुछ ऐसा हुआ कि हमारा डर आतंक में बदल गया। मैं और मम्मी शालिनी को देखने रसोई में गए। वो वहां खड़ी थी, गैस चालू थी और नीली लपटें हवा में लहरा रही थीं। लेकिन शालिनी का चेहरा वो इंसानी नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था। वो गैस की लपटों को देख रही थी जैसे वो उनसे बात कर रही हो। मैंने चिल्लाया, शालिनी, ये क्या कर रही हो? उसने मेरी तरफ मुड़ा और उसकी मुस्कान इतनी भयानक थी कि मेरे पैर जम गए। मोहन, वो मुझसे कहता है कि आग में सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसने कहा, और उसकी आवाज में वो कर्कश चटकन थी। मम्मी ने तुरंत गैस बंद की, लेकिन तभी रसोई की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा अंदर आई और उसमें वही जलने की गंध थी। मैंने शालिनी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर इतना ठंडा था कि मेरे हाथ सुन्न हो गए। वो हंसी और उसकी हंसी पूरे घर में गूंजने लगी। तभी रसोई की दीवारों पर अजीब से निशान उभरने लगे, जैसे कोई आग से जलाकर लिख रहा हो। मैंने मम्मी की तरफ देखा और उनकी आंखें डर से भरी थीं। मोहन, ये वो जिन्न है, मम्मी ने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने शालिनी को खींचकर आंगन में लाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिली। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखें अब सिर्फ लाल नहीं थीं, उनमें आग की लपटें दिख रही थीं। तू मुझे नहीं ले जा सकता, उसने कहा, और उसकी आवाज इतनी भारी थी कि मेरे सीने पर कोई बोझ सा रखा हो। तभी रसोई की गैस फिर से अपने आप चालू हो गई और नीली लपटें हवा में तैरने लगी। मैंने मम्मी को चिल्लाकर कहा, मम्मी, बाहर निकलो। लेकिन तभी शालिनी ने मेरे गले को पकड़ लिया। उसकी ताकत इंसानी नहीं थी। मुझे लगा कि मेरी हड्डियां चटक जाएंगी। मम्मी ने अपने गले से तावीज निकाला और शालिनी की तरफ फेंका। तावीज जैसे ही उसे छुआ, वो चीख पड़ी और उसका शरीर हवा में थोड़ा ऊपर उठ गया। उसके मुंह से काला धुआं निकला और उसमें वो लाल आंखें चमक रही थीं। तू मुझे नहीं रोक सकती, एक कर्कश आवाज गूंजी, और वो आवाज शालिनी की नहीं थी। मम्मी ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और मैंने भी कांपती आवाज में मंत्र पढ़ने की कोशिश की। तभी रसोई की लपटें नीली से लाल हो गईं और उनमें एक काली छाया उभरी। वो छाया मेरी तरफ बढ़ी और मुझे लगा कि मेरी सांस रुक जाएगी। राधा दौड़कर आई
और उसने अपने हाथ में रखा गंगाजल शालिनी पर छिड़क दिया। शालिनी चीखी और उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। वो बेहोश थी, लेकिन उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था जो हवा में गायब हो गया। रसोई की लपटें अपने आप बुझ गईं, लेकिन दीवारों पर वो जले हुए निशान अभी भी थे। मम्मी कांप रही थीं और राधा रो रही थी। मैंने शालिनी को उठाया और बेड पर लिटाया। उसका चेहरा सामान्य लग रहा था, लेकिन उसकी सांसें तेज थीं, जैसे वो किसी जंग से थक कर आई हो। मम्मी ने कहा, मोहन, ये जिन्न बहुत ताकतवर है। हमें बाबा कालिदास को जल्दी बुलाना होगा। मैंने हां में सिर हिलाया, लेकिन मेरे मन में डर था। मैंने खिड़की की तरफ देखा और मेरे खून जमा देने वाला दृश्य सामने था। खिड़की के बाहर अंधेरे में वो 2 लाल बिंदु फिर से चमक रहे थे, लेकिन इस बार वो सिर्फ मुझे नहीं घूर रहे थे, वो मेरे पूरे परिवार को घूर रहे थे। तभी घर में एक ठंडी हवा चली और मेरे कानों में वही फुसफुसाहट गूंजी, तुम सब मेरे हो। मैंने तुरंत खिड़की बंद कर दी, लेकिन वो आवाज मेरे दिमाग में गूंजती रही। उस दिन के बाद जब शालिनी ने रसोई में गैस की लपटों के साथ अजीब हरकतें की और मेरे पूरे परिवार को डर के साए में डाल दिया, हम सब आतंक में जी रहे थे। वो काला धुआं, वो लाल चमकती आंखें और वो कर्कश हंसी अब हमारे घर का हिस्सा बन चुकी थी। मम्मी और राधा बाबा कालिदास को बुलाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मेरे मन में डर था कि क्या कोई तांत्रिक उस आग के जिन्न को रोक पाएगा। शालिनी की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो अब दिन में भी चुप रहती और उसकी आंखें बार बार खिड़कियों की तरफ मुड़ती, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। लेकिन उस रात हमें उस जिन्न की असली कहानी पता चली, एक ऐसी कहानी जिसने हमारे डर को और गहरा कर दिया। उस रात मैं, मम्मी और राधा आंगन में बैठे थे। हमने शालिनी को कमरे में सुला दिया था, लेकिन मैं जानता था कि वो सो नहीं रही थी। उसकी सांसें तेज थीं और उसका चेहरा हर समय अजीब सा ठंडा रहता था। मम्मी ने हनुमान चालीसा की किताब हाथ में पकड़ रखी थी और राधा अपने गले में तावीज कसकर पकड़े हुए थी। घर में सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा शांत नहीं था। उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई हमें हर पल देख रहा हो। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, हमें बाबा कालिदास को सुबह बुलाना ही होगा। ये चीज अब हमारे घर में है। मम्मी ने हां में सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखें डर से भरी थीं। तभी हमारे कमरे से एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। मैं दौड़कर कमरे की ओर गया और मम्मी व राधा मेरे पीछे थीं। दरवाजा खुला था और अंदर अंधेरा था। मैंने फोन की टॉर्च जलाई और मेरी सांस अटक गई। शालिनी बेड पर नहीं थी। वो कमरे के बीच में हवा में तैर रही थी, उसका सिर नीचे और पैर ऊपर। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। लेकिन इस बार कुछ और था। उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था और उस धुएं में एक आकृति बन रही थी, एक काली छाया जिसमें 2 लाल आंखें थीं। मम्मी ने चीख कर कहा, मोहन, पीछे हट। लेकिन मैं अपनी जगह से हिल नहीं पाया। वो छाया मेरी तरफ बढ़ी और एक कर्कश आवाज गूंजी, मोहन, तू जानना चाहता है कि मैं कौन हूं? मैंने कांपती आवाज में कहा, तू मेरी शालिनी को छोड़ दे। लेकिन वो हंसी, और उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मेरे कान दर्द करने लगे। मैं सलीम हूं, उसने कहा, और उसकी आवाज में आग की चटकन थी। मैं वो जिन्न हूं जो आग से पैदा हुआ और तूने मुझे अपने घर में बुलाया। मैंने चिल्लाया, हमने तुझे नहीं बुलाया। तूने मेरी शालिनी को क्यों पकड़ा? वो काली छाया अब मेरे इतने करीब थी कि मैं उसकी गर्मी महसूस कर सकता था। वो आग की गर्मी थी, जैसे कोई भट्टी मेरे सामने जल रही हो। सुन मोहन, उसने कहा, और उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजने लगी। मैं तुम्हारी कहानी सुनाऊंगा ताकि तुझे पता चले कि तूने किसे जगाया। उसने बताना शुरू किया। 100 साल पहले मैं बदायूं का एक व्यापारी था। मेरा नाम सलीम था और मैं एक लड़की से प्यार करता था, रजिया। हमारी मोहब्बत की बात पूरे शहर में थी, लेकिन रजिया ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे जहर दिया और मेरी लाश को उस कब्रिस्तान में फेंक दिया। लेकिन मेरी आत्मा वहां नहीं रुकी। मेरी मोहब्बत की आग इतनी तेज थी कि उसने मुझे जला दिया
और उस आग से मैं फिर से जन्मा एक जिन्न के रूप में अब मैं हर उस प्रेमी जोड़े से नफरत करता हूं जो मेरे कब्रिस्तान में कदम रखता है। तुम और शालिनी मेरे घर में आए और अब तुम मेरे हो। उसकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, हमने कुछ नहीं किया, तू मेरी शालिनी को छोड़ दे। लेकिन वो हंसी और उसकी हंसी कमरे की दीवारों में गूंजने लगी। शालिनी अब मेरी है, उसने कहा, और जल्द ही तू भी मेरा होगा। तभी शालिनी का शरीर हवा से नीचे गिरा और वो बेहोश हो गई। वो काली छाया हवा में गायब हो गई, लेकिन कमरे में वो जलने की गंध थी और दीवारों पर जले हुए निशान उभर आए, अजीब से निशान जैसे कोई आग से लिख रहा हो। मम्मी ने तुरंत गंगाजल लिया और शालिनी के माथे पर छिड़का। राधा कांप रही थी और उसने अपने तावीज को कसकर पकड़ लिया। मैंने शालिनी को उठाकर बेड पर लिटाया, लेकिन उसका शरीर ठंडा था, जैसे उसमें जान ही न हो। मम्मी ने कहा, मोहन, ये जिन्न बहुत ताकतवर है, वो शालिनी को नहीं छोड़ेगा। मैंने चिल्लाकर कहा, मम्मी, हम इसे रोकेंगे, बाबा कालिदास आएगा और हम इसे भगाएंगे। लेकिन मेरे मन में डर था, क्या कोई उस आग के जिन्न को रोक सकता था जिसकी कहानी इतनी खौफनाक थी। रात को मैंने शालिनी के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ा। उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन उसकी उंगलियां हल्के हल्के हिल रही थीं, जैसे वो किसी से बात कर रही हो। मैंने खिड़की की तरफ देखा और मेरे खून जमा देने वाला दृश्य सामने था। खिड़की के बाहर अंधेरे में वो दो लाल बिंदु फिर से चमक रहे थे, लेकिन इस बार वो सिर्फ मुझे नहीं घूर रहे थे, वो मेरे पूरे परिवार को घूर रहे थे, जैसे सलीम हमें अपनी आग में जलाने की योजना बना रहा हो। तभी कमरे में एक ठंडी हवा चली और मेरे कानों में वही फुसफुसाहट गूंजी, मोहन, तुम सब मेरे हो। मैंने तुरंत खिड़की बंद कर दी, लेकिन वो आवाज मेरे दिमाग में गूंजती रही। जिन्न सलीम की कहानी सुनने के बाद हमारा पूरा परिवार डर के साए में डूब चुका था। उसकी लाल आंखें, उसका काला धुआं और उसकी कर्कश हंसी हमारे घर में हर जगह थी। मम्मी और राधा ने बाबा कालिदास को बुलाने का फैसला किया था और हम अगली सुबह का इंतजार कर रहे थे। लेकिन शालिनी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो अब इंसान कम और किसी कठपुतली जैसी ज्यादा लग रही थी। उसकी आंखें बार बार लाल चमकती थीं और उसकी हरकतें ऐसी थीं जैसे कोई और उसे कंट्रोल कर रहा हो। मैंने उसे अकेले छोड़ने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उस रात जो हुआ उसने हमारे डर को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। उस रात मैंने मम्मी और राधा को अपने कमरे में ही सोने को कहा। हमने शालिनी को बेड पर लिटाया था, लेकिन उसकी सांसें तेज थीं, जैसे वो किसी जंग से थक कर आई हो। मैंने कमरे की सारी खिड़कियां बंद कर दी थीं और मम्मी ने हनुमान चालीसा की किताब अपने पास रखी थी। राधा अपने तावीज को कसकर पकड़े हुए थी और उसकी आंखें हर पल शालिनी पर टिकी थीं। घर में सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा शांत नहीं था। उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई हमें हर पल घूर रहा हो। रात के करीब 1 बजे मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई लकड़ी चटक रही हो। मैंने आंखें खोलीं और मेरी सांस अटक गई। शालिनी बेड पर नहीं थी, वो कमरे के कोने में खड़ी थी, लेकिन उसका शरीर उल्टा था, उसका सिर नीचे और पैर ऊपर, जैसे वो छत पर चिपकी हो। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। लेकिन इस बार कुछ और था। उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था और उस धुएं में एक आकृति बन रही थी, एक काली छाया जिसमें 2 लाल आंखें थीं। मम्मी ने चीख कर कहा, मोहन, पीछे हट। लेकिन मैं अपनी जगह से हिल नहीं पाया। वो छाया मेरी तरफ बढ़ी और एक कर्कश आवाज गूंजी, मोहन, तू जानना चाहता है कि मैं कौन हूं? मैंने कांपती आवाज में कहा, तू मेरी शालिनी को छोड़ दे। लेकिन वो हंसी, और उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मेरे कान दर्द करने लगे। मैं सलीम हूं, उसने कहा, और उसकी आवाज में आग की चटकन थी। मैं वो जिन्न हूं जो आग से पैदा हुआ और तूने मुझे अपने घर में बुलाया। मैंने चिल्लाया, हमने तुझे नहीं बुलाया, तूने मेरी शालिनी को क्यों पकड़ा? वो काली छाया अब मेरे इतने करीब थी कि मैं उसकी गर्मी महसूस कर सकता था। वो आग की गर्मी थी, जैसे कोई भट्टी मेरे सामने जल रही हो। सुन मोहन, उसने कहा, और उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजने लगी,
मैं तुम्हारी कहानी सुनाऊंगा ताकि तुझे पता चले कि तूने किसे जगाया। उसने बताना शुरू किया। 100 साल पहले मैं बदायूं का एक व्यापारी था। मेरा नाम सलीम था और मैं एक लड़की से प्यार करता था, रजिया। हमारी मोहब्बत की बात पूरे शहर में थी, लेकिन रजिया ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे जहर दिया और मेरी लाश को उस कब्रिस्तान में फेंक दिया। लेकिन मेरी आत्मा वहां नहीं रुकी। मेरी मोहब्बत की आग इतनी तेज थी कि उसने मुझे जला दिया और उस आग से मैं फिर से जन्मा एक जिन्न के रूप में। अब मैं हर उस प्रेमी जोड़े से नफरत करता हूं जो मेरे कब्रिस्तान में कदम रखता है। तुम और शालिनी मेरे घर में आए और अब तुम मेरे हो। उसकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, हमने कुछ नहीं किया, तू मेरी शालिनी को छोड़ दे। लेकिन वो हंसी और उसकी हंसी कमरे की दीवारों में गूंजने लगी। शालिनी अब मेरी है, उसने कहा, और जल्द ही तू भी मेरा होगा। तभी शालिनी का शरीर हवा से नीचे गिरा और वो बेहोश हो गई। वो काली छाया हवा में गायब हो गई, लेकिन कमरे में वो जलने की गंध थी और दीवारों पर जले हुए निशान उभर आया, अजीब से निशान, जैसे कोई आग से लिख रहा हो। मम्मी ने तुरंत गंगाजल लिया और शालिनी के माथे पर छिड़का। राधा कांप रही थी और उसने अपने तावीज को कसकर पकड़ लिया। मैंने शालिनी को उठाकर बेड पर लिटाया, लेकिन उसका शरीर ठंडा था, जैसे उसमें जान ही न हो। मम्मी ने कहा, मोहन, ये जिन्न बहुत ताकतवर है, वो शालिनी को नहीं छोड़ेगा। मैंने चिल्लाकर कहा, मम्मी, हम इसे रोकेंगे, बाबा कालिदास आएगा और हम इसे भगाएंगे। लेकिन मेरे मन में डर था। क्या कोई उस आग के जिन्न को रोक सकता था जिसकी कहानी इतनी खौफनाक थी? रात को मैंने शालिनी के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ा। उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन उसकी उंगलियां हल्के हल्के हिल रही थीं, जैसे वो किसी से बात कर रही हो। मैंने खिड़की की तरफ देखा और मेरे खून जमा देने वाला दृश्य सामने था। खिड़की के बाहर अंधेरे में वो 2 लाल बिंदु फिर से चमक रहे थे, लेकिन इस बार वो सिर्फ मुझे नहीं घूर रहे थे, वो मेरे पूरे परिवार को घूर रहे थे, जैसे सलीम हमें अपनी आग में जलाने की योजना बना रहा हो। तभी कमरे में एक ठंडी हवा चली और मेरे कानों में वही फुसफुसाहट गूंजी, मोहन, तुम सब मेरे हो। मैंने तुरंत खिड़की बंद कर दी, लेकिन वो आवाज मेरे दिमाग में गूंजती रही। जिन्न सलीम की कहानी सुनने के बाद हमारा पूरा परिवार डर के साए में डूब चुका था। उसकी लाल आंखें, उसका काला धुआं और उसकी कर्कश हंसी हमारे घर में हर जगह थी। मम्मी और राधा ने बाबा कालिदास को बुलाने का फैसला किया था और हम अगली सुबह का इंतजार कर रहे थे। लेकिन शालिनी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो अब इंसान कम और किसी कठपुतली जैसी ज्यादा लग रही थी। उसकी आंखें बार बार लाल चमकती थीं और उसकी हरकतें ऐसी थीं जैसे कोई और उसे कंट्रोल कर रहा हो। मैंने उसे अकेले छोड़ने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उस रात जो हुआ उसने हमारे डर को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। उस रात मैंने मम्मी और राधा को अपने कमरे में ही सोने को कहा। हमने शालिनी को बेड पर लिटाया था, लेकिन उसकी सांसें तेज थीं, जैसे वो किसी जंग से थक कर आई हो। मैंने कमरे की सारी खिड़कियां बंद कर दी थीं और मम्मी ने हनुमान चालीसा की किताब अपने पास रखी थी। राधा अपने तावीज को कसकर पकड़े हुए थी और उसकी आंखें हर पल शालिनी पर टिकी थीं। घर में सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा शांत नहीं था। उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई हमें हर पल घूर रहा हो। रात के करीब 1 बजे मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई लकड़ी चटक रही हो। मैंने आंखें खोली और मेरी सांस अटक गई। शालिनी बेड पर नहीं थी, वो कमरे के कोने में खड़ी थी, लेकिन उसका शरीर उल्टा था, उसका सिर नीचे और पैर ऊपर, जैसे वो छत पर चिपकी हो। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। लेकिन इस बार कुछ और था। उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था और उस धुएं में एक आकृति बन रही थी, एक काली छाया जिसमें 2 लाल आंखें थीं। मम्मी ने चीखकर कहा, मोहन, पीछे हट। लेकिन मैं अपनी जगह से हिल नहीं पाया। शालिनी धीरे धीरे मेरी तरफ रेंगने लगी, जैसे कोई मकड़ी दीवार पर चढ़ती है। उसके हाथ और घुटने जमीन पर टिके थे और उसका सिर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था। मोहन, अब खेल खत्म होगा, उसने कहा।
और उसकी आवाज में सलीम की कर्कश चटकन थी। मैंने चिल्लाया, शालिनी, तू मेरी शालिनी है, उसे छोड़ दे। लेकिन वो हंसी, और उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मेरे कान दर्द करने लगे। तभी कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगीं और हर टिमटिमाहट के साथ शालिनी मेरी तरफ एक कदम बढ़ रही थी। लेकिन उसका चलना सामान्य नहीं था, वो रेंग रही थी जैसे कोई कीड़ा दीवार पर चढ़ता है। उसके हाथ और घुटने जमीन पर टिके थे और उसका सिर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था। मैंने दीवार की तरफ पीठ टिका दी, लेकिन मेरे पैर कांप रहे थे। तभी मुझे अपने कंधे पर फिर वही झटका लगा जैसे कब्रिस्तान में लगा था। मैं गिर पड़ा और मेरे सामने शालिनी थी। उसका चेहरा मेरे इतना करीब था कि मैं उसकी सांसों की गर्मी महसूस कर सकता था। लेकिन वो सांसें नहीं थीं, वो आग की गर्मी थी, जैसे कोई भट्टी मेरे चेहरे पर जल रही हो। उसने मेरे गले पर हाथ रखा और उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि मेरी हड्डियां जम गईं। तू मेरा है मोहन, उसने फुसफुसाया और उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगा जो मेरे चेहरे पर फैल गया। मेरी आंखें जलने लगीं और मुझे लगा कि मैं दम घुटने से मर जाऊंगा। मैंने किसी तरह खुद को खींचा और मम्मी के कमरे की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मुझे एहसास हुआ कि घर में कोई और नहीं था। सन्नाटा इतना गहरा था कि मेरी खुद की सांसें मुझे चीख जैसी लग रही थीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा और शालिनी अब हवा में तैर रही थी। उसका शरीर पूरी तरह से उलटा था, उसका सिर नीचे और पैर ऊपर। वो हंस रही थी और उसकी हंसी में वो जलते कोयले की चटकन थी। तू कहां जाएगा मोहन, उसने कहा। और तभी कमरे की सारी खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। मैंने मम्मी के कमरे में रखा हनुमान चालीसा का पाठ लेने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने जैसे तैसे मंत्र पढ़ना शुरू किया, हनुमान की जय, लेकिन मेरी आवाज कमजोर पड़ रही थी। तभी शालिनी के शरीर से एक काली छाया निकली जो हवा में तैरने लगी। उस छाया में 2 लाल आंखें थीं और वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। तू मुझे नहीं रोक सकता, उसने कहा, और उसकी आवाज इतनी भारी थी कि मेरे सीने पर कोई बोझ रखा हो। मैंने चीखकर मंत्र पढ़ना जारी रखा और तभी दरवाजा खुला। मम्मी और राधा मंदिर से लौट आई थीं। मम्मी ने मुझे देखा और चिल्लाई, मोहन, ये क्या हो रहा है? मैंने हाँफते हुए कहा, मम्मी, शालिनी, वो शालिनी नहीं है। लेकिन जब हमने कमरे की तरफ देखा, शालिनी बेड पर बेहोश पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसका चेहरा सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरे कानों में अभी भी वो कर्कश हंसी गूंज रही थी और कमरे में वो जलने की गंध थी। मम्मी ने शालिनी के माथे पर पानी छिड़का और वो धीरे धीरे होश में आई। उसने मुझसे पूछा, मोहन, मैं यहां कैसे आई? लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की सी चटकन थी, जैसे कोई और उससे बोल रहा हो। उस रात मैंने मम्मी और राधा को सारी बात बताई। मम्मी ने कहा, मोहन, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, हमें जल्दी से किसी तांत्रिक को बुलाना होगा। लेकिन मेरे मन में एक ही सवाल था, क्या कोई तांत्रिक उस आग के जिन्न का सामना कर पाएगा जो अब मेरे घर में बस चुका था? उस रात के बाद जब शालिनी का शरीर हवा में तैरता हुआ मैंने देखा, मेरे मन का डर अब पूरी तरह से आतंक में बदल चुका था। वो कर्कश हंसी, वो लाल चमकती आंखें और वो काला धुआं सब कुछ मेरे घर में समा चुका था। मैंने मम्मी और राधा को सारी बात बताई थी और हमने फैसला किया कि जल्दी से किसी तांत्रिक को बुलाना होगा। लेकिन उस रात के बाद शालिनी की हरकतें और अजीब हो गई थीं। वो दिन में चुप रहती, लेकिन उसकी आंखें बार बार खिड़कियों की तरफ मुड़तीं, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराती और कहती, मोहन, सब ठीक है। लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ था जो मुझे डराता था, जैसे वो शालिनी नहीं, कोई और थी। अगले दिन मैंने मम्मी को कहा कि मैं एक तांत्रिक की तलाश में जाऊंगा। मम्मी ने मना किया, मोहन, तुम शालिनी को अकेले मत छोड़ो, मैं और राधा किसी को ढूंढ लाएंगे। मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मेरे मन में डर था कि क्या हम उस आग के जिन्न का सामना कर पाएंगे। दिन भर मैं घर में ही रहा और शालिनी रसोई में थी। मैंने उसे देखा, वो चाकू से सब्जियां काट रही थी, लेकिन उसकी हरकतें मशीनी थीं, जैसे कोई कठपुतली को हिला रहा हो। मैंने उससे पूछा, शालिनी, तुम ठीक हो ना? उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखें
फिर से लाल चमक उठी। वो बोली, मोहन, वो मुझसे बात करता है। वो कहता है कि तू उसका है। मेरी सांस अटक गई। मैंने पूछा, कौन कौन बात करता है? लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वो बस चाकू को और तेजी से चलाने लगी और उसकी हंसी में वो कर्कश चटकन थी जो मैंने कब्रिस्तान में सुनी थी। शाम को मम्मी और राधा एक तांत्रिक का नाम लेकर लौटी बाबा कालिदास, जो बदायूं के बाहर एक सुनसान आश्रम में रहता था। मम्मी ने कहा, वो बहुत ताकतवर है मोहन। लोग कहते हैं कि वो जिन्नों को भी काबू कर लेता है। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरे मन में डर था कि क्या वो उस आग के जिन्न का मुकाबला कर पाएगा। मैंने मम्मी से कहा, ठीक है, हम कल सुबह उसे बुलाएंगे। लेकिन उस रात मुझे नहीं पता था कि जिन्न का पहला हमला होने वाला था। रात के करीब 11 बजे मैं और शालिनी अपने कमरे में थे। मम्मी और राधा अपने कमरे में सो चुके थे। मैंने शालिनी को बेड पर लेटने को कहा, लेकिन वो खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर अंधेरे में देख रही थी। मैंने पूछा, शालिनी, तुम सो क्यों नहीं रही? उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा और उसकी आंखें फिर से लाल थीं। वो बोली, वो आ रहा है मोहन, वो तुझसे मिलने आ रहा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, शालिनी, ये क्या बातें कर रही हो? लेकिन वो चुप रही। तभी कमरे में वही जलने की गंध फैलने लगी और हवा ठंडी हो गई। मैंने लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन स्विच काम नहीं कर रहा था। मैंने अपने फोन की टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी में मैंने देखा कि शालिनी अब खिड़की के पास नहीं थी। वो बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ी थी और उसका चेहरा, वो इंसानी नहीं था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी और उसकी हरकतें ऐसी थीं जैसे उसका शरीर कोई और कंट्रोल कर रहा हो। मैंने चिल्लाया, शालिनी, रुक जाओ। लेकिन वो रुकी नहीं। वो मेरे पास आई और उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि मेरी हड्डियां जम गईं। तभी उसने मेरे सीने पर बैठने की कोशिश की। मैंने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत इंसानी नहीं थी। उसने मेरे गले को पकड़ लिया और मुझे लगा कि मेरी सांस रुक जाएगी। मोहन, तू मेरा है, उसने फुसफुसाया और उसकी आवाज में वो कर्कश चटकन थी। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया और वो बेड पर गिर पड़ी, लेकिन वो तुरंत फिर उठी और अब वो हवा में तैर रही थी। उसका सिर 180 डिग्री घूम गया और वो मुझे घूर रही थी। तूने मुझे जगाया था मोहन, उसने कहा, अब मैं तुझे ले जाऊंगा। मैंने चीख कर मम्मी और राधा को बुलाया, लेकिन मेरी आवाज कमरे की दीवारों में गूंजकर वापस आ रही थी। तभी बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से काला धुआं निकलने लगा। उस धुएं में 2 लाल आंखें चमक रही थीं और एक कर्कश हंसी गूंजी। मैंने देखा कि शालिनी का शरीर अब हवा में और ऊपर उठ रहा था और उसके मुंह से काला धुआं निकलकर कमरे में फैल रहा था। मेरी आंखें जलने लगीं और मुझे लगा कि मैं दम घुटने से मर जाऊंगा। मैंने किसी तरह खुद को खींचा और बेड के नीचे रखा। हनुमान चालीसा का पाठ उठाया। मैंने कांपती आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया, हनुमान की जय। लेकिन मेरी आवाज कमजोर पड़ रही थी। तभी शालिनी के शरीर से एक काली छाया निकली जो मेरी तरफ बढ़ी। उस छाया में वो लाल आंखें थीं और वो मेरे चेहरे के इतने करीब थी कि मैं उसकी गर्मी महसूस कर सकता था। वो आग की गर्मी थी, जैसे कोई भट्टी मेरे सामने जल रही हो। तू मुझे नहीं रोक सकता, उसने कहा, और उसकी आवाज इतनी भारी थी कि मेरे सीने पर कोई बोझ सा रखा हो। मैंने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ा और तभी मम्मी और राधा कमरे में दौड़कर आईं। मम्मी ने चिल्लाया, मोहन, ये क्या हो रहा है? मैंने हाँफते हुए कहा, मम्मी, ये शालिनी नहीं है, ये वो जिन्न है। मम्मी ने तुरंत अपने गले में बंधा तावीज निकाला और शालिनी की तरफ फेंका। तावीज जैसे ही शालिनी को छुआ, वो चीख पड़ी और उसका शरीर जमीन पर गिर गया। वो बेहोश थी, लेकिन उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था जो हवा में गायब हो गया। कमरे की लाइटें फिर से टिमटिमाने लगीं और वो जलने की गंध धीरे धीरे कम हो गई। मम्मी ने शालिनी के माथे पर पानी छिड़का और वो होश में आई। उसने मुझसे पूछा, मोहन, मैं यहां कैसे? लेकिन उसकी आवाज में अभी भी एक हल्की सी चटकन थी, जैसे वो पूरी तरह से शालिनी नहीं थी। मैंने मम्मी की तरफ देखा और उनकी आंखों में डर था। राधा कांप रही थी और उसने धीरे से कहा,
भैया, ये चीज हमारे घर में है। मैंने खिड़की की तरफ देखा और मेरे खून जमा देने वाला दृश्य सामने था। खिड़की के बाहर अंधेरे में वो 2 लाल बिंदु फिर से चमक रहे थे और अब वो हिल नहीं रहे थे, वो मुझे सीधे घूर रहे थे। उस रात के बाद जब शालिनी ने मुझ पर हमला किया और उसका शरीर हवा में तैरता हुआ मैंने देखा, मेरा परिवार डर के साए में जीने लगा था। वो काला धुआं, वो लाल चमकती आंखें और वो कर्कश हंसी अब मेरे घर का हिस्सा बन चुकी थी। मम्मी और राधा ने तांत्रिक बाबा कालिदास का नाम सुझाया था और हमने तय किया कि अगली सुबह उसे बुलाएंगे। लेकिन उस रात के बाद शालिनी की हालत और बिगड़ गई। वो दिन में चुप रहती, लेकिन उसकी आंखें अब हर समय कुछ न कुछ देख रही थीं, भी खिड़की के बाहर, कभी दीवारों पर, जैसे वो किसी ऐसी चीज से बात कर रही हो जो हमें दिखाई नहीं दे रही थी। सुबह जब मैं उठा तो घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। मम्मी रसोई में थीं, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। राधा अपने कमरे में बंद थी और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी क्या हुआ, सब ठीक तो है? मम्मी ने धीरे से कहा, मोहन, शालिनी रात भर रसोई में थी। वो गैस जलाकर कुछ बड़बड़ा रही थी। मैंने उससे पूछा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। मैंने शालिनी को देखा जो आंगन में खड़ी थी, अपने बालों को बार बार उंगलियों से सहला रही थी। उसकी आंखें नीचे थीं, लेकिन मुझे लगा कि वो मुझे देख रही थी या शायद वो कोई और था। मैंने राधा के कमरे का दरवाजा खटखटाया। राधा, बाहर आओ, हमें बात करनी है। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने जोर से खटखटाया और फिर दरवाजा धीरे धीरे खुला। राधा बेड पर बैठी थी। उसका चेहरा सफेद था और उसकी आंखें डर से भरी थीं। भैया, मैंने रात को कुछ देखा, उसने कांपती आवाज में कहा। शालिनी भाभी, वो मेरे कमरे के बाहर खड़ी थीं। उनकी आंखें लाल थीं और वो हंस रही थीं, लेकिन वो हंसी, वो इंसानी नहीं थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, तूने और क्या देखा? राधा ने धीरे से कहा, उनके पीछे एक काली छाया थी और उसमें 2 लाल आंखें थीं। वो मुझे घूर रही थी भैया। मैंने मम्मी को बुलाया और हम तीनों ने तय किया कि हमें तुरंत बाबा कालिदास को बुलाना होगा। लेकिन उस दिन दोपहर को घर में कुछ ऐसा हुआ कि हमारा डर आतंक में बदल गया। मैं और मम्मी शालिनी को देखने रसोई में गए। वो वहां खड़ी थी, गैस चालू थी और नीली लपटें हवा में लहरा रही थीं। लेकिन शालिनी का चेहरा, वो इंसानी नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था। वो गैस की लपटों को देख रही थी जैसे वो उनसे बात कर रही हो। मैंने चिल्लाया, शालिनी, ये क्या कर रही हो? उसने मेरी तरफ मुड़ा और उसकी मुस्कान इतनी भयानक थी कि मेरे पैर जम गए। मोहन, वो मुझसे कहता है कि आग में सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसने कहा, और उसकी आवाज में वो कर्कश चटकन थी। मम्मी ने तुरंत गैस बंद की, लेकिन तभी रसोई की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा अंदर आई और उसमें वही जलने की गंध थी। मैंने शालिनी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर इतना ठंडा था कि मेरे हाथ सुन्न हो गए। वो हंसी और उसकी हंसी पूरे घर में गूंजने लगी। तभी रसोई की दीवारों पर अजीब से निशान उभरने लगे, जैसे कोई आग से जलाकर लिख रहा हो। मैंने मम्मी की तरफ देखा और उनकी आंखें डर से भरी थीं। मोहन, ये वो जिन्न है, मम्मी ने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने शालिनी को खींचकर आंगन में लाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिली। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखें अब सिर्फ लाल नहीं थी, उनमें आग की लपटें दिख रही थीं। तू मुझे नहीं ले जा सकता, उसने कहा, और उसकी आवाज इतनी भारी थी कि मेरे सीने पर कोई बोझ सा रखा हो। तभी रसोई की गैस फिर से अपने आप चालू हो गई और नीली लपटें हवा में तैरने लगीं। मैंने मम्मी को चिल्लाकर कहा, मम्मी, बाहर निकलो। लेकिन तभी शालिनी ने मेरे गले को पकड़ लिया। उसकी ताकत इंसानी नहीं थी। मुझे लगा कि मेरी हड्डियां चटक जाएंगी। मम्मी ने अपने गले से तावीज निकाला और शालिनी की तरफ फेंका। तावीज जैसे ही उसे छुआ, वो चीख पड़ी और उसका शरीर हवा में थोड़ा ऊपर उठ गया। उसके मुंह से काला धुआं निकला और उसमें वो लाल आंखें चमक रही थीं। तू मुझे नहीं रोक सकती, एक कर्कश आवाज गूंजी, और वो आवाज शालिनी की नहीं थी। मम्मी ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और मैंने भी कांपती आवाज में मंत्र पढ़ने की कोशिश की। तभी रसोई की लपटें नीली से लाल हो गईं
और उनमें एक काली छाया उभरी। वो छाया मेरी तरफ बढ़ी और मुझे लगा कि मेरी सांस रुक जाएगी। राधा दौड़कर आई और उसने अपने हाथ में रखा गंगाजल शालिनी पर छिड़क दिया। शालिनी चीखी और उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। वो बेहोश थी, लेकिन उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था जो हवा में गायब हो गया। रसोई की लपटें अपने आप बुझ गईं, लेकिन दीवारों पर वो जले हुए निशान अभी भी थे। मम्मी कांप रही थी और राधा रो रही थी। मैंने शालिनी को उठाया और बेड पर लेटाया। उसका चेहरा सामान्य लग रहा था, लेकिन उसकी सांसें तेज थीं, जैसे वो किसी जंग से थक कर आई हो। मम्मी ने कहा, मोहन, ये जिन्न बहुत ताकतवर है, हमें बाबा कालिदास को जल्दी बुलाना होगा। मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मेरे मन में डर था। मैंने खिड़की की तरफ देखा और मेरे खून जमा देने वाला दृश्य सामने था। खिड़की के बाहर अंधेरे में वो 2 लाल बिंदु फिर से चमक रहे थे, लेकिन इस बार वो सिर्फ मुझे नहीं घूर रहे थे, वो मेरे पूरे परिवार को घूर रहे थे। तभी घर में एक ठंडी हवा चली और मेरे कानों में वही फुसफुसाहट गूंजी, तुम सब मेरे हो। मैंने तुरंत खिड़की बंद कर दी, लेकिन वो आवाज मेरे दिमाग में गूंजती रही। उस दिन के बाद जब शालिनी ने रसोई में गैस की लपटों के साथ अजीब हरकतें की और मेरे पूरे परिवार को डर के साए में डाल दिया, हम सब आतंक में जी रहे थे। वो काला धुआं, वो लाल चमकती आंखें और वो कर्कश हंसी अब हमारे घर का हिस्सा बन चुकी थी। मम्मी और राधा बाबा कालिदास को बुलाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मेरे मन में डर था कि क्या कोई तांत्रिक उस आग के जिन्न को रोक पाएगा। शालिनी की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो अब दिन में भी चुप रहती और उसकी आंखें बार बार खिड़कियों की तरफ मुड़ती, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। लेकिन उस रात हमें उस जिन्न की असली कहानी पता चली, एक ऐसी कहानी जिसने हमारे डर को और गहरा कर दिया। उस रात मैं, मम्मी और राधा आंगन में बैठे थे। हमने शालिनी को कमरे में सुला दिया था, लेकिन मैं जानता था कि वो सो नहीं रही थी। उसकी सांसें तेज थीं और उसका चेहरा हर समय अजीब सा ठंडा रहता था। मम्मी ने हनुमान चालीसा की किताब हाथ में पकड़ रखी थी और राधा अपने गले में तावीज कसकर पकड़े हुए थी। घर में सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा शांत नहीं था। उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई हमें हर पल देख रहा हो। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, हमें बाबा कालिदास को सुबह बुलाना ही होगा, ये चीज अब हमारे घर में है। मम्मी ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखें डर से भरी थीं। तभी हमारे कमरे से एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। मैं दौड़कर कमरे की ओर गया और मम्मी व राधा मेरे पीछे थीं। दरवाजा खुला था और अंदर अंधेरा था। मैंने फोन की टॉर्च जलाई और मेरी सांस अटक गई। शालिनी बेड पर नहीं थी, वो कमरे के बीच में हवा में तैर रही थी, उसका सिर नीचे और पैर ऊपर। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। लेकिन इस बार कुछ और था। उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था और उस धुएं में एक आकृति बन रही थी, एक काली छाया जिसमें 2 लाल आंखें थीं। मम्मी ने चीखकर कहा, मोहन, पीछे हट। लेकिन मैं अपनी जगह से हिल नहीं पाया। वो छाया मेरी तरफ बढ़ी और एक कर्कश आवाज गूंजी, मोहन, तू जानना चाहता है कि मैं कौन हूं? मैंने कांपती आवाज में कहा, तू मेरी शालिनी को छोड़ दे। लेकिन वो हंसी और उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मेरे कान दर्द करने लगे। मैं सलीम हूं, उसने कहा और उसकी आवाज में आग की चटकन थी। मैं वो जिन्न हूं जो आग से पैदा हुआ और तूने मुझे अपने घर में बुलाया। मैंने चिल्लाया, हमने तुझे नहीं बुलाया, तूने मेरी शालिनी को क्यों पकड़ा? वो काली छाया अब मेरे इतने करीब थी कि मैं उसकी गर्मी महसूस कर सकता था। वो आग की गर्मी थी, जैसे कोई भट्टी मेरे सामने जल रही हो। सुन मोहन, उसने कहा और उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजने लगी। मैं तुम्हारी कहानी सुनाऊंगा ताकि तुझे पता चले कि तूने किसे जगाया। उसने बताना शुरू किया, 100 साल पहले मैं बदायूं का एक व्यापारी था। मेरा नाम सलीम था और मैं एक लड़की से प्यार करता था, रजिया। हमारी मोहब्बत की बात पूरे शहर में थी, लेकिन रजिया ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे जहर दिया और मेरी लाश को उस कब्रिस्तान में फेंक दिया। लेकिन मेरी आत्मा वहां नहीं रुकी।
मेरी मोहब्बत की आग इतनी तेज थी कि उसने मुझे जला दिया, और उस आग से मैं फिर से जन्माइक जिन्न के रूप में अब मैं हर उस प्रेमी जोड़े से नफरत करता हूं जो मेरे कब्रिस्तान में कदम रखता है। तुम और शालिनी मेरे घर में आए और अब तुम मेरे हो। उसकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, हमने कुछ नहीं किया, तू मेरी शालिनी को छोड़ दे। लेकिन वो हंसी और उसकी हंसी कमरे की दीवारों में गूंजने लगी। शालिनी अब मेरी है, उसने कहा, और जल्द ही तू भी मेरा होगा। तभी शालिनी का शरीर हवा से नीचे गिरा और वो बेहोश हो गई। वो काली छाया हवा में गायब हो गई, लेकिन कमरे में वो जलने की गंध थी और दीवारों पर जले हुए निशान उभर आए, अजीब से निशान जैसे कोई आग से लिख रहा हो। मम्मी ने तुरंत गंगाजल लिया और शालिनी के माथे पर छिड़का। राधा कांप रही थी और उसने अपने तावीज को कसकर पकड़ लिया। मैंने शालिनी को उठाकर बेड पर लिटाया, लेकिन उसका शरीर ठंडा था, जैसे उसमें जान ही ना हो। मम्मी ने कहा, मोहन, ये जिन्न बहुत ताकतवर है, वो शालिनी को नहीं छोड़ेगा। मैंने चिल्लाकर कहा, मम्मी, हम इसे रोकेंगे, बाबा कालिदास आएगा और हम इसे भगाएंगे। लेकिन मेरे मन में डर था। क्या कोई उस आग के जिन्न को रोक सकता था जिसकी कहानी इतनी खौफनाक थी? रात को मैंने शालिनी के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ा। उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन उसकी उंगलियां हल्के हल्के हिल रही थीं, जैसे वो किसी से बात कर रही हो। मैंने खिड़की की तरफ देखा और मेरे खून जमा देने वाला दृश्य सामने था। खिड़की के बाहर अंधेरे में वो दो लाल बिंदु फिर से चमक रहे थे, लेकिन इस बार वो सिर्फ मुझे नहीं घूर रहे थे, वो मेरे पूरे परिवार को घूर रहे थे, जैसे सलीम हमें अपनी आग में जलाने की योजना बना रहा हो। तभी कमरे में एक ठंडी हवा चली और मेरे कानों में वही फुसफुसाहट गूंजी, मोहन, तुम सब मेरे हो। मैंने तुरंत खिड़की बंद कर दी, लेकिन वो आवाज मेरे दिमाग में गूंजती रही। जिन्न सलीम की कहानी सुनने के बाद हमारा पूरा परिवार डर के साए में डूब चुका था। उसकी लाल आंखें, उसका काला धुआं और उसकी कर्कश हंसी हमारे घर में हर जगह थी। मम्मी और राधा ने बाबा कालिदास को बुलाने का फैसला किया था और हम अगली सुबह का इंतजार कर रहे थे। लेकिन शालिनी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो अब इंसान कम और किसी कठपुतली जैसी ज्यादा लग रही थी। उसकी आंखें बार बार लाल चमकती थीं और उसकी हरकतें ऐसी थीं जैसे कोई और उसे कंट्रोल कर रहा हो। मैंने उसे अकेले छोड़ने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उस रात जो हुआ उसने हमारे डर को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। उस रात मैंने मम्मी और राधा को अपने कमरे में ही सोने को कहा। हमने शालिनी को बेड पर लिटाया था, लेकिन उसकी सांसें तेज थीं, जैसे वो किसी जंग से थक कर आई हो। मैंने कमरे की सारी खिड़कियां बंद कर दी थीं और मम्मी ने हनुमान चालीसा की किताब अपने पास रखी थी। राधा अपने तावीज को कसकर पकड़े हुए थी और उसकी आंखें हर पल शालिनी पर टिकी थीं। घर में सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा शांत नहीं था। उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई हमें हर पल घूर रहा हो। रात के करीब 1 बजे मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई लकड़ी चटक रही हो। मैंने आंखें खोली और मेरी सांस अटक गई। शालिनी बेड पर नहीं थी, वो कमरे के कोने में खड़ी थी, लेकिन उसका शरीर उल्टा था, उसका सिर नीचे और पैर ऊपर, जैसे वो छत पर चिपकी हो। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। लेकिन इस बार कुछ और था। उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था और उस धुएं में एक आकृति बन रही थी, एक काली छाया जिसमें 2 लाल आंखें थीं। मम्मी ने चीखकर कहा, मोहन, पीछे हट। लेकिन मैं अपनी जगह से हिल नहीं पाया। शालिनी धीरे धीरे मेरी तरफ रेंगने लगी, जैसे कोई मकड़ी दीवार पर चढ़ती है। उसके हाथ और घुटने जमीन पर टिके थे और उसका सिर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था। मोहन, अब खेल खत्म होगा, उसने कहा और उसकी आवाज में सलीम की कर्कश चटकन थी। मैंने चिल्लाया, शालिनी, तू मेरी शालिनी है, उसे छोड़ दे। लेकिन वो हंसी और उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मेरे कान दर्द करने लगे।